कि आपकी 14 तक सरकार आपकी थी केंद्र सेंट्रल में, ये एजेंसी आपके पास थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने नहीं किया। ये जो मुद्दा है पूरे 4.5 साल चला, जिनमें इन्होंने उन्हीं लोगों का कर्जा माफ़ किया है, बाकी जो सीमांत छोटे किसान थे उनका कोई कर्जा आज भी माफ़ नहीं। मतलब आपको अपने कार्यकर्ताओं से निपटना पड़ेगा। अभी हम वैशाली नगर विधानसभा में हैं। वैशाली नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े नेताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया है और गली गली इसी पर्चे की चर्चा हो रही है कि अब स्थिति क्या बनेगी भारतीय जनता पार्टी के लिए वैशाली नगर विधानसभा में। अब क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल कमज़ोर हो गया है या कार्यकर्ता अपनी उसी मनोबल के साथ चुनाव में मैदान में है। हम एक कार्यालय के सामने खड़े हैं, समझेंगे, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के और कितना मनोबल इनका हाई है, लो है, क्या सोच रहे हैं और कैसी तैयारी चल रही है इस भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले वैशाली नगर विधानसभा में। तो चलिए देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ हम अभी वैशाली नगर मंडल में हैं, जो वैशाली नगर विधानसभा का एक बड़ा मंडल आता है। कुछ टीम यहाँ पर बैठी हुई है कार्यकर्ताओं की और कुछ शायद चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोगों के पास थोड़ा समय मिल पाएगा भाई साहब? जी जी। भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर दिया है। अब क्या सोचता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता? हमारा कार्यकर्ता का ध्येय एक ही है, उसको एक ही चीज़ दिख रहा है, कमल को खिलाना। कौन क्या कर रहा है ये हमारा मैटर नहीं करता, ये प्रदेश स्तरीय सब्जेक्ट है। उन लोग अपने तरीके से उन लोग तीनों से निपट लेंगे। मतलब आपको अपने कार्यकर्ताओं से निपटना पड़ेगा? नहीं, कार्यकर्ताओं से नहीं, वो प्रदेश वाले निपटेंगे उनसे, जो 3 जन नामांकन दर्ज किए हैं। तो क्या सोचते हैं आपके प्रत्याशी जो रिकेश सेन है, वो भी बार बार कह रहे हैं जय मेरा छोटा भाई है, मान जाएगा, बात की जाएगी। तो क्या कुछ बातचीत का दौर चल रहा है? ये परिवार का मैटर है, परिवार में सुलझ जाएगा, ऐसी मेरा विश्वास है। आइए और लोगों से बात करते हैं भाई साहब। तो भाई साहब, फिर से आपसे वही प्रश्न करूंगा कि भाजपा के ही कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से भाजपा को ही नुकसान होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हालांकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरा कोई कार्यकर्ता जो है हमारे अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़े। तो क्या लगता है फ़र्क पड़ेगा भाजपा के चुनाव पे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, कार्यकर्ता है, वो सिर्फ कमल उसको दिखता है और वो कमल के साथ है। उसमें कोई फ़र्क कार्यकर्ताओं के ऊपर, वोटर ऊपर पड़ने वाला नहीं है। इसके पहले भी बहुत लोग जो है चुनाव लड़ चुके हैं और उसका परिणाम आप सबने देखा है। पार्टी ने सबको सम्मान दिया है, किसी न किसी रूप में। किसी को पदाधिकारी बनाया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को टिकट दिया है, हार गए हैं। तो पार्टी ने तो अपने स्तर सबके लिए किया है, लेकिन अब हर बार आपको ही मौका तो नहीं मिल सकता। तो अगर जिसको पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, हमारा दायित्व बनता है हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का, उसके साथ कंधे से कंधे मिला खड़े रहना चाहिए। एक और विषय, मुख्यमंत्री ने फिर से घोषणा कर दी है कि कर्जा माफ़ी की जाएगी। अगर फिर से कांग्रेस सरकार आती है तो कर्जा माफ़ी होगी। लास्ट टाइम बहुत बड़ा मुद्दा था। क्या लगता है कि ये कर्जा माफ़ी का मुद्दा चुनाव को प्रभावित करेगा? ये जो मुद्दा है पूरे 4.5 साल चला, जिनमें इन्होंने उन्हीं लोगों का कर्जा माफ़ किया है, बाकी जो सीमांत छोटे किसान थे उनका कोई कर्जा आज भी माफ़ नहीं हुआ है। और जो हमारी जो सरकार आएगी, इसमें जो हमारा जो वादा है वो हर किसान उसको मानने को तैयार है। हमारी जो वोट परसेंट है पिछले बार से इस बार कहीं ज़्यादा होने वाली है। और जो घोटाले की सरकार है, चाहे वो किसी भी तरीके का घोटाला हो, उसमें लिप्त है। और हम चाहते हैं कि हम पूर्ण बहुमत से जब आएंगे तब हम वो सब निराकरण करेंगे और एक एक को जेल भिजवाएंगे। ये हमारे जो जनता इनसे पूर्ण तरह से वादा करते हैं। अभी प्राथमिक तौर पे मैं यहाँ की 1-2 घटना बताना चाहता हूँ। वो घटनाएं एक फौजी नगर है, वैशाली नगर क्षेत्र में। इनमें इन्होंने क्या किया है, सबसे पट्टा जमा करवा लिया है, मगर आज तक पट्टा वितरण नहीं हुआ है। घासीदास और वैशाली नगर में
काफ़ी लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार पूरी 4.5 साल 5 साल चल गई है, उसके बावजूद भी उसको कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है कुरुद गांव जो है, कुरुद गांव को इन्होंने पूरा का पूरा पट्टे निरस्त कर दिए हैं, गांव वालों का कहना है। और पट्टे निरस्त करने के बाद इन्होंने उसको जो है नजूल भूमि घोषित कर दी है, जिससे पूरे गांव में ये दहशत फैल रही है कि किसी भी दिन सरकार इस कोई अन्य योजना ला करके यहाँ पर हमारे घर द्वार को नुकसान पहुँचा सकती है। ये एक भारी बड़ा मुद्दा है। भाजपा इस पे ज़रूर ध्यान देगी और हमारी जो लोग हैं उस मुद्दे को इस चुनाव में ज़ोर शोर से उठाने वाले हैं। तो भाई कैसी तैयारी आप लोगों की है? ऐसा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है बूथ तक का, तो अभी आप लोगों के क्षेत्र में क्या बूथ तक की बातें हो चुकी हैं, लोगों तक पहुंच चुके हैं? कैसा चल रहा है आप लोगों का संपर्क अभियान? हम लोग का संपर्क अभियान बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है और ये पार्षद का चुनाव तो है नहीं, ये विधायक का चुनाव है। तो इसमें सभी कार्यकर्ता पहले से ही अपना वो एम बना करके रखे हैं कि कब आए और कमल पे वोट डालो। ऐसा पर सुनने में ऐसे आ रहा था कि कार्यकर्ता बड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि आपके बीच के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जो प्रत्याशी कांग्रेस का आया है शायद उस तरफ भी कुछ झुकाव हो सकता है क्योंकि वो भी इस क्षेत्र का है। तो क्या लग रहा है, मतलब ओवरऑल स्थिति, ज़मीनी हकीकत क्या है? सच सच बताइए भैया। मैं तो जब से देख रहा हूँ 2002 से, जब इलेक्शन यहाँ पे विधानसभा और सांसद के जब भी होता है तो उसमें कांग्रेस और भाजपा चाहे विपक्ष में कितने भी नॉमिनेशन कर दें, यहाँ तो उनकी वो क्या एक बचता है ना, जो कुछ जमानत भी जब्त होने वाली है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, निर्दलीय रहें या पार्टी से तोड़ करके बना लें। हमारा जो भी संगठन में चुन दिया गया कि कमल छाप का प्रत्याशी भैया रिकेशन जी हैं, तो उनको वोट देना है। कार्यकर्ता का काम क्या होता है, अपना कार्यकाल में एक बार कमल को ही वोट दबाना है, चाहे जितने बार इलेक्शन हो। सब में कमल या नहीं कमल, कौन खड़ा हो रहा है? हर बार कमल को वोट देंगे, किसी और के बारे में सोचेंगे भी नहीं, जो आदेश पार्टी करेगी उस पर काम करेंगे। क्या भाई साहब कैसे चल रही तैयारी? बिल्कुल, हाँ, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है और हम वैशाली नगर मंडल के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय शुक्ला जी, महामंत्री दिनेश मिश्रा जी और दिनेश जी हैं, सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम अपने तो बस कार्यालय में ही बैठ रहे हैं कि जमीन में भी जा रहे हैं? थोड़ा सा नहीं, ज़मीनी स्तर पे भी दौड़ रहे हैं हम लोग, हमारे सारे कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं और हम लोग भी दौड़ रहे हैं। सभी दौड़ रहे हैं, सभी लगे हुए हैं। क्या भाई साहब युवा दिख रहे हैं आप? थोड़ा आगे आइए जरा, युवा जी। हाँ तो भाई आओ थोड़ा आगे आ गया हूँ। तो क्या सोचता है युवा वैशाली नगर विधानसभा का चुनाव के बारे में? निश्चित रूप से वैशाली नगर विधानसभा का प्रत्येक युवा कार्यकर्ता ही नहीं, प्रत्येक युवा इस बात से खुश है कि इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कहीं ना कहीं युवाओं की सोच एक दूसरे से तालमेल खाती है और अपनी बात भी वो प्रत्याशी तक रख पा रहे हैं डायरेक्ट, किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि युवा है, युवा सोच से काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में वो 5 बार के पार्षद रहे हैं, वर्तमान में पार्षद भी हैं, पार्षद रहते भी उन्हें मौका मिला है, तो उसमें जनता का प्यार तो है ही, साथ साथ युवा अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में देख रहा है कि आज हम ही चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, युवा खुश है और युवा कमल को खिलाने की पूरी तैयारी में है। अध्यक्ष जी, वैशाली नगर मंडल एक बड़ा मंडल है, बड़ा क्षेत्र आता है वैशाली नगर का, तो आपके बूथ तक की स्थिति, शक्ति केंद्र वगैरह आपने बनाए हुए, वहाँ तक की स्थिति क्या है और कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं? स्थानीय मुद्दे तो बहुत हैं, हम लोगों ने बताया भी है, हमारा एक घोषणा पत्र आने वाला उसमें आएगा वो मुद्दा। सबसे संवेदनशील मुद्दा कुरुद का है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने उनको उस कुरुद वासियों को धोखा दे के, बगैर बताए, बगैर जानकारी के, बगैर सर्वे के पूरा का पूरा कुरुद बस्ती को नजुल घोषित कर दिया। ऐसा कोई व्यवस्था अगर शासन लाती है तो पूरा कुरुद बस्ती गायब हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये इस मंडल का नहीं, इस विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा है ये मुद्दा। हम प्रत्याशियों को वहाँ रिकेशन भाई साहब को ले जाके वहाँ के रहवासियों से मुलाकात भी कराए हैं, उन्होंने उनको बताया भी है। चुनाव के बाद इस मुद्दे के लिए हम लोग एकजुट होकर प्रयास करेंगे कि वो नजुल की ज़मीन जो घोषित की गई है वर्तमान सरकार द्वारा, उसको निरस्त कराएंगे। इसके अलावा पिछले चुनाव में माननीय भूपेश बघेल द्वारा घोषणा पत्र में गंगा जल की शपथ लेके इन्होंने
घोषणा किया था कि शराबबंदी हम बंद करेंगे। वो तो कहते हैं गंगा जल की कसम हमने शराबबंदी के लिए नहीं खाई थी, हमने कसम खाई थी केवल गंगा जल वाली, हमने कसम खाई थी केवल कर्जा माफी वाली। वो अपने वादे से मुकर जाएं इसका तो कोई कह नहीं सकता। तो मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में गंगा जल का क्या महत्व होता है, उनको ज्ञान ही नहीं इस बात का। हर शुभ काम गंगा जल छिड़क के किया जाता है। आपने शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाई, वो गंगा जल मुझे लगता है कि वो इटली का गंगा जल होगा, इसलिए उसकी मान्यता उनको नहीं मालूम। मतलब आप मानते हैं कि एक मुद्दा शराब भी रहने वाला है, गंगा जल भी रहने वाला है? हाँ बिल्कुल रहेगा, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में है वो चीज़, हम गंगा जल की कसम खा के कहते हैं। तो कई बार आप लोग कहते हैं शराबबंदी का विषय, पर कांग्रेस वाले ये कहते हैं कि शराबबंदी आप लोगों ने क्यों नहीं की जब आप सत्ता में 15 साल थे? घोषणा पत्र में उन लोग ने लाया था शराबबंदी करने के लिए, गंगा जल की कसम उन्होंने खाया था, हमने खाया था क्या? हम बल्कि अमल पे ला रहे थे, भट्टियों को कम कर रहे थे। कम करते करते बहुत हद तक हम लोग पहुँच गए थे, उसमें चुनाव हुआ, रिजल्ट कुछ हमारे पक्ष में नहीं आया, तो काम वहीं पे रुक गया। अब दूसरी बात, इन्होंने घोषणा पत्र में डाला था बिजली बिल हाफ करेंगे, हुआ क्या हाफ? बहुत जगह तो हो गया, यहाँ तो नहीं हुआ। वैशाली विधानसभा में कहाँ हुआ? किसी का बिल आधा हो रहा है तो बताओ। मेरा डबल हो गया भी हैं बढ़ के आ रहा है। आप और नगर निगम में 18% अधिभार लिया जाता है, और एक साल अगर आप टैक्स नहीं पटाएंगे तो 1000 फाइन। उसका मैंने पार्षदों के माध्यम से विरोध किया था कि आप पेनल्टी या तो 18% ले लीजिए जो पुराना चले आ रहा है, और या तो फिर 1000 लेके 18% को बंद कर दीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर निगम का जितने भी करदाता हैं उनको अवैध रूप से 2 प्रकार से पेनल्टी लगा के संपत्ति कर वसूला जा रहा है। इसका हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं, हम इसको अपने घोषणा पत्र में भी लाने वाले हैं। क्या भाई शराबबंदी के बारे में क्या सोचते हैं युवा? क्योंकि बहुत सारे युवा जो हैं वो शराब की तरफ आकर्षित होते हैं और सेवन भी करते हैं, तो युवा क्या सोचता है शराबबंदी के बारे में? देखिए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का एक योजना बताऊंगा जिसमें शराबबंदी को लेके रमन सिंह जी की सरकार ने किया था, पहल की थी। आपको याद होगा, हाईवे से पूरे भट्टियां बार बार सब बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा शराब लोग पी के एक्सीडेंट वगैरह वाला मामला सामने आ रहा था। तो ये एक योजना थी, ये एक पहल थी, और धीरे धीरे वो कम हो रही थी। आज के डेट में न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें जानकारी मिल रही है, मिलावटी शराब का वितरण बहुत ज़्यादा छत्तीसगढ़ में बढ़ गया है। ब्रांड भी बहुत सारा नए नए आ गए हैं जो कि इनके कांग्रेस के नेताओं के ही हैं, है ना। मैं नाम नहीं लूँगा, जानकारी सभी को है कि हमारे भिलाई में भी कि इस प्रकार के कौन कौन से ब्रांड नए चालू हुए हैं। ये कांग्रेस के नेता लोग ने मिलावटी शराब पिला के युवाओं के खून में घोला है, जिसके कारण वो नशे के आदी हो गए हैं। असामाजिक तत्वों के साथ मिलना जुलना उनका हो गया और अपराध का गढ़ बनते जा रहा है हमारा भिलाई भी। एक ये भिलाई जो हम पहले सोचते थे कि ये खबरें बाहर से आ रही है, यूपी बिहार झारखंड से विभिन्न खबरें आती थी, मगर जो शांतिपूर्वक रहता है जो भिलाई हमारा, वो ये अवैध नशा, गोली, गांजा, ये सब के चक्करों में वो खबरें यहाँ से आने लग गई है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आए दिन हत्या हो रही है, लूटपाट हो रहा है, चाकू चल रहा है, ब्लेड चल रहा है। तो ये युवाओं को भ्रमित करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है। नशा कारण बन रहा है अपराधों का, तो चलते चलते लास्ट अंतिम हरा पाएंगे मुकेश चंद्राकर को? मुकेश चंद्राकर कहीं मैदान में है ही नहीं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल, हमारी लीड जो है 50,000 के ऊपर होगी, वो कहीं मैदान में है नहीं, तो हराने कोई प्रश्न नहीं उठता। पहले से हारे हुए हैं, वो हारे हुए हैं पहले से। वो हारे हुए मुद्दे तो बहुत सारे उठा रहे हैं उन लोग कि भाजपा ने ये नहीं किया, भाजपा ने भी घोटाले किए थे। आप लोग घोटाले गिनाते हो बहुत सारे, भाजपा ने कम घोटाले किए थे क्या? देखिए, अगर वो बोलते हैं कि भाजपा ने घोटाले किए थे तो 2014 के पहले उन्हीं की सरकार थी। किस केस पे उन्होंने भाजपा के ऊपर कोई चार्जशीट दायर कर पाई, बताइए? अगर घोटाला किए थे भाजपा तो क्या ये जो है हमको ऐसे आराम से छोड़ देते क्या? घोटाला आज वो कर रहे हैं, ईडी के छापे पड़ रहे हैं, उनके अधिकारी, उनके विधायक जेल जा रहे हैं, तो हमारे ऊपर आरोप लगाने के पहले उनको सिद्ध करना चाहिए ना कि हमने घोटाले कहाँ किए। आपकी 14 तक सरकार आपकी थी, केंद्र सेंट्रल में ये एजेंसी आपके पास थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपने नहीं किया। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का इतिहास ही रहा है, जहाँ पे कांग्रेस भ्रष्टाचार अपराध वहाँ रहेगा ही रहेगा, ये उनकी परंपरा रही है। इस देश को लूटने वाले कांग्रेस देश में
हर प्रकार की जातवाद धर्म के आधार पर लड़ाना, फिर वोट बैंक की राजनीति करते करते उन्होंने देश को कब बांट दिया, धर्म के आधार पर कब बांट दिया समाज को, जात के आधार पर कब बांट दिया, ये हम लोग पता ही नहीं चला। अब जाके हम लोग आभास हो रहा है कि उन्होंने वोट बैंक के लिए क्या क्या किया। और कई मुद्दे हैं, जैसे कि अभी आपने कहा किसानों कर्जा माफ़ करेंगे। भाई साहब, अगर किसानों कर्जा माफ़ करेंगे तो अभी इसके पहले जो माफ़ किए तो क्या किए थे? फिर इन्होंने कहा था कि हम किसानों कर्जा माफ़ कर दिए, आपने इसके पहले इसका मतलब किसानों कर्जा माफ़ नहीं किया, किसानों चूतिया बनाया, बेवकूफ़ बनाया। अब आप माफ़ करने की बात कर रहे हो। तो 2018 में जो आपने किया, 2023 में वही आप करने जा रहे हो क्या? जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम आप कर रहे हो। आप बोलते हो भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के खून में है, वो हमारे ऊपर आरोप लगा ही नहीं सकते। हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री आज विश्व का नेता है, बेदाग राजनीति कर रहे हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं मेरे ऊपर एक भी आरोप कोई सिद्ध कर दे, राजनीति संन्यास ले लूँगा। चैलेंज करके बैठा हुआ आदमी है, दम हो कर दें। और दूसरी बात बता रहा हूँ भाई साहब आपको मैं, गंगा जल की बात हमारे मंडल अध्यक्ष महोदय ने कहा। भाई गंगा जल की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है हमारे सनातन धर्म में, तो कांग्रेस वाले नहीं बता सकते, उनको नहीं मालूम। क्योंकि वो सनातन को क्या बोलते हैं? सनातन एक कोरोना जैसे महामारी, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। ऐसा बोलने वालों के लिए गंगा जल की क्या वैल्यू होगी? भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम सेतु को नकारने वाले, उनके लिए गंगा जल की क्या वैल्यू होगी? आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये झूठी कसम खाने वाले, ये भूपेश की झूठी और लबरी सरकार, भ्रष्ट सरकार, ये जनता को कुछ भी वादा कर सकती है। क्यों कर सकती है? कि इसको करना तो कुछ है नहीं, फिर वो वादे करना है। 15 साल हमारी सरकार थी, एक नया घर से जब आप अलग होते एक नया घर बनाते हैं तो उसमें पे आपको हर व्यवस्था नई तरीके से करनी पड़ती है। 3 राज्य एक साथ बने, जिसमें सबसे टॉप पे हमारा छत्तीसगढ़ रहा विकास के मामले में। आज छत्तीसगढ़ को नया छत्तीसगढ़ नहीं बनाना है, बना इनको दिया गया है। इसके बाद एक कर्जा कितना लिए हैं हमने, हमारे कार्यकाल में जितना कर्जा था, क्योंकि हमने नया छत्तीसगढ़ बनाया, एक बच्चा पैदा उसको हमने बड़ा किया पाल पोस के, लेकिन इनको सब कुछ पका ही मिल गया। उसके बाद भी 3 गुना कर्जा इन्होंने लिया हुआ है, 3 गुना कर्जा। कहाँ गया पैसा? क्या विकास किए हैं? एक भी विकास में बता दें। ये सड़कें बना रहे हैं, टाइल्स लगा रहे हैं, एक तरफ लगाते हैं पीछे टूटते हुए आ रहा है, यही इनका विकास है। ये धर्म विरोधी देशद्रोही पार्टी है, मैं तो सीधा बोलूँगा, धर्म विरोधी देशद्रोही पार्टी है। ये कभी किसी का भला नहीं चाहिए। फिर वोट की राजनीति की है, ना हिंदू के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना सिख के हैं, ना ईसाई के हैं, ये किसी के नहीं है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग हैं। और इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँ? तो अभी हमारी टीम आई थी वैशाली नगर विधानसभा के एक ठो कार्यालय में, जो कि वैशाली नगर मंडल में आता है। हम यहाँ पे जानना चाह रहे थे कि इतने सारे निर्दलीय प्रत्याशी भाजपा के खड़े हो रहे हैं, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल में कुछ असर पड़ा होगा। नहीं पड़ा है, ज़बरदस्त बहुत सारे मुद्दों के साथ में ये तैयार बैठे हुए हैं, पर क्या ये सारे मुद्दे मतदाताओं को प्रभावित कर पाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने इस गढ़ कहे जाने वाले वैशाली नगर विधानसभा को बरकरार रख पाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सत्ता का परिवर्तन कर पाएगी? ये सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिल पाएगा जब पेटियां खुलेगी। पर फिलहाल चुनाव की सारी खबरों के लिए जुड़े रहें 10 CG खबर के साथ।